आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, आज तारीख है 8 मार्च, सोमवार का दिन है और मैं अमन गुप्ता आज तक रेडियो पर लेकर आ गया हूं दिन भर की खबरों का लेखा जोखा दिन भर में। आज से शुरू हुआ बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामेदार रहा और इसी हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो आज राज्यसभा में क्या क्या हुआ और कल दिल्ली में पेश होने जा रहे बजट को लेकर कैसी तैयारियां हैं, जानेंगे। और उत्तर भारत के दो बेहद अहम राज्य राजस्थान और उत्तराखंड में बीजेपी के भीतर ही कशमकश है। राजस्थान में वसुंधरा राजे गुट और सतीश पूनिया समर्थकों में ताकत की नुमाइश हो रही है, वहीं उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी पर संकट गहरा रहा है। तो दोनों ही राज्यों की स्थिति और कारण समझेंगे। फिर बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और अधिकारियों ने कैसे पेड़ लगाने के लिए गड्ढे खोदने में जेसीबी नहीं बल्कि स्कूटर और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया। और यह तकनीक ऐसी है कि इस बारे में अगर आप जानेंगे तो सिर ही पीट लेंगे। खैर, आखिर में प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्केल के उस इंटरव्यू पर चर्चा करेंगे जिसमें उन्होंने शाही परिवार पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन फिलहाल हेडलाइंस का वक्त है, सुनिए प्रतीक वाघमारे से। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले आज टीएमसी के 5 विधायकों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जिन टीएमसी नेताओं ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ा है उनमें सोनाली गुहा, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य समेत 5 विधायक शामिल हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद विपक्ष की जोरदार नारेबाजी के बीच सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन जल्द ही सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। मराठा आरक्षण के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई जो 18 मार्च तक लगातार चलेगी। अदालत ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाया जा सकता है। उत्तराखंड के सियासी हलचल पर संसद भवन में आज बैठक हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दरअसल उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत को बीजेपी आला कमान ने दिल्ली तलब किया था। माना जा रहा है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी चल रही है। बंगाल चुनाव के बीच बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के सियासी एंट्री की अटकलें तेज हैं। इसे लेकर आज गांगुली ने राजनीतिक सफर शुरू करने के सवाल पर कहा कि जीवन ने मुझे कई अवसर दिए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अब मैं स्वस्थ हूं और अपना काम शुरू करने जा रहा हूं। 28 मार्च को भारत एक सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रहा है जिससे बॉर्डर एरिया की तस्वीरें मिल पाएंगी और मौसम संबंधित आपदाओं को भी मॉनिटर किया जा सकेगा। GSAT-1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F10 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। स्विट्जरलैंड के नागरिकों ने सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया है। इस बैन के लागू होने के बाद बुर्का या हिजाब पहनने पर भी पाबंदी होगी। प्रस्ताव में इस्लाम और बुर्के का सीधे तौर पे जिक्र नहीं है, लेकिन कई राजनेताओं और मुस्लिम संगठनों ने इसे इस्लामोफोबिया से ग्रसित कदम कहा है। और आईसीसी ने महिला दिवस पर महिला क्रिकेट में विस्तार की अपनी योजना की घोषणा की है। महिलाओं की प्रतियोगिताओं में 2026 से अधिक टीमें भाग लेंगी। महिला T20 विश्व कप में 10 की बजाय अब 12 टीमें भाग लेंगी। वहीं महिला वनडे विश्व कप में 2029 से 8 की बजाय 10 टीमें हिस्सा लेंगी। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। जो लोगों को डर लगता है कि ज्यादा बारिश होना या कभी ज्यादा बाढ़ आना, इसका ये जलवायु परिवर्तन से कोई संबंध है क्या? लेकिन लेट मी मेंशन आईपीसीसी रिपोर्ट। तो ये शोर आप संसद का सुन रहे थे। आज बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ जहां राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जलवायु परिवर्तन को लेकर सदन को संबोधित किया। सेंट्रल विस्टा को लेकर उनसे एक सवाल पूछा गया था जिसका उन्होंने लिखित में जवाब दिया और बताया कि सेंट्रल विस्टा परियोजना में किसी भी कारण से हरित क्षेत्र में कमी नहीं आई है, बल्कि इसके उलट 5.5 एकड़ क्षेत्रफल में हरित क्षेत्र को बढ़ाया गया है। वहीं इसी बीच टीएमसी ने चुनावों की बात कहते हुए कार्यवाही स्थगित करने की मांग की।
टीएमसी नेताओं ने कहा कि पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव हैं और ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगे और संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। कार्यवाही को स्थगित किया जाना चाहिए। वहीं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने की वजह से राज्यसभा में महिलाओं से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए। शिवसेना से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि महिलाएं जब आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं तो उनके लिए आरक्षण 33% क्यों रखा गया। वहीं बीजेपी सांसद जब सोनल मानसिंह ने अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाना चाहिए। फिर कुछ ही देर बाद सदन को स्थगित भी करना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर शून्यकाल को स्थगित करने की मांग की थी और इस पर सदन में हंगामा होने लगा। पेट्रोल प्राइसेस नियरली 100 rupees per liter and the diesel prices are more than 80 rupees and LPG also increased and all the petroleum products have gone up and nearly 820% petrol and around 258% excise duty after 214 and nearly sir 21 lakh crores have been collected by putting excess excise duty. Okay, Kharge ji. And all these things. I have and allowed because you. Of this, sir, because of this, the entire country is suffering. Right. The prices are going up. तो अब राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। तो यहाँ एक तरफ केंद्र में बजट सत्र के दौरान बहस चल रही थी मुद्दों पर, तो उधर दिल्ली में कल पेश किए जाने वाले बजट को लेकर तैयारियां चल रही हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इसे पेश करेंगे। पिछले साल बजट राशि 65,000 करोड़ थी दिल्ली के लिए, तो इस बार कहा जा रहा है कि उससे ज़्यादा होगी। बजट में क्या क्या खास होगा इसको लेकर कयासबाजी भी चल रही है। लोगों की आय से लेकर राष्ट्रवाद के प्रचार तक सब केजरीवाल के बजट के रडार में रहने वाले हैं, ऐसा अनुमान है। मैंने दिल्ली में आज तक रेडियो रिपोर्टर पंकज जैन से बात की और उनसे जाना कि दिल्ली के बजट में इस बार क्या क्या विशेष रहेगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार अपने बजट को नया रूप देने की भरपूर कोशिश करेगी और कुछ ऐसी घोषणाएं भी हो सकती हैं जिनके राजनीतिक मायने हों और उन्हें लेकर विवाद भी हो सकता है। लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक साल 2020-21 में दिल्ली का बजट 65,000 करोड़ रुपए का था और सूत्रों की माने तो इस साल 2020-21 के मुकाबले जो बजट है वो 65,000 करोड़ से कहीं अधिक हो सकता है। तो दिल्ली सरकार की जो प्राथमिकता है वो शिक्षा और स्वास्थ्य ही रहेगी। लेकिन इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में नए सैनिक स्कूल शुरू किए जाने का भी प्रस्ताव इस बजट में देखने के लिए मिल सकता है और साथ ही साथ दिल्ली सरकार साल 2047 पर भी फोकस कर रही है जब आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। सरकारी सूत्रों का कहना है कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर के प्रति व्यक्ति आय के बराबर करने का भी एक मास्टर प्लान केजरीवाल सरकार बना रही है। तो क्या इसका ऐलान होगा, इसकी क्या रूपरेखा होगी, ये तो बजट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प ये भी देखना होगा कि किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं पर केजरीवाल सरकार फोकस करती है, क्योंकि ये जो पिछला 1 साल था इस दौरान लोगों ने कोरोना जैसी गंभीर महामारी को देखा और ऐसे में यहाँ पर सबसे अहम हो जाता है कि क्या शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी केजरीवाल सरकार के पिटारे में मौजूद है। अच्छा पंकज, कौन सी घोषणाएं ऐसी हैं जिनके बारे में अभी खूब कयास लग रहे हैं लेकिन उनको लेकर विवाद भी हो सकता है, ऐसी भी उम्मीद है? साल 2020 में सत्ता में वापसी करने के बाद केजरीवाल सरकार का ये दूसरा बजट होगा। आज इस बजट सत्र की शुरुआत हो गई है जो कि 16 मार्च तक चलेगा और 9 मार्च को सुबह 11 बजे दिल्ली विधानसभा में वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया इस बजट को पेश करने जा रहे हैं। हमें जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आम आदमी पार्टी सरकार अगले 75 सप्ताह तक के समय को देशभक्ति के महोत्सव के रूप में मनाना चाहती है और ऐसी स्थिति में इस बजट में देशभक्ति प्रावधान देखने के लिए मिलेगा। आपको हम ये भी बता दें कि देशभक्ति बजट के तहत इंडिया एट 75 के सेलिब्रेशन को अंजाम दिया जाएगा और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में
देशभक्ति कार्यक्रम के अलावा ऊंचे ऊंचे तिरंगे भी लहराए जाएंगे। साथ ही दिल्ली सरकार बिजली, पानी और महिलाओं को मुफ्त सफ़र देने के लिए भी जानी जाती है। तो ये जो तमाम योजनाएं हैं इस बजट में भी बरकरार रहने की उम्मीद है। तो यहाँ पर सबसे अहम ये होगा कि दिल्ली सरकार के इस बजट में देशभक्ति की एक झलक देखने के लिए मिलेगी। हालांकि इसे लेकर क्या राजनीतिक विवाद होंगे ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन साथ ही साथ हम आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस बजट में योग को लेकर भी एक नई योजना तैयार करने की पूरी रणनीति बना ली है और साथ ही साथ योग को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, दिल्ली वालों के घर घर तक पहुंचाने के लिए भी एक स्कीम का ऐलान इस बजट में हो सकता है। तो ये सबसे दिलचस्प होगा और देखना होगा कि सरकार क्या कुछ नया अपने इस बजट में लेकर आती है। ये थे आज तक रेडियो के दिल्ली में रिपोर्टर पंकज जैन। और राजस्थान की राजनीति में रह रहकर कुछ हलचल सामने आती रहती है। कभी वो सत्ता में बैठी कांग्रेस की तरफ से होती है तो कभी विपक्ष में बैठी बीजेपी की ओर से। आज राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन है और इस मौके पर उनके लिए भव्य समारोह रखा गया है जिसमें उनके खेमे के उनके समर्थक विधायक जुटेंगे। जयपुर में 3 दिन पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो गई थीं, बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगने शुरू हो गए थे। तो एक तरह से ये कार्यक्रम वसुंधरा खेमे का शक्ति प्रदर्शन है। अब वहीं दूसरी तरफ राज्य के बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इसकी तैयारी की है कि आज पार्टी के विधायक किसी कार्यक्रम में न जाएं बल्कि विधानसभा में मौजूद रहें। तो आखिर राजस्थान में विपक्ष में बैठी भाजपा में ये खींचतान क्यों हो रही है? वसुंधरा गुट और उनके विरोधी गुट के बीच क्या चल रहा है और उस शक्ति प्रदर्शन का क्या हुआ जिसकी तैयारी थी? यही पूछा मैंने राजस्थान में आज तक रेडियो रिपोर्टर शरद कुमार से। देखिए, वसुंधरा राजे हाशिए पर काफी दिनों से हैं। उसे देखते हुए उन्होंने जन्मदिन के बहाने अपनी ताकत दिखाने के लिए भरतपुर में आदि बद्री में एक सभा रखी थी और उसके बाद परिक्रमा पर निकली। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं वही वसुंधरा राजे हूँ। लेकिन वसुंधरा राजे को समझना होगा कि अब वही बीजेपी नहीं रही, वही बीजेपी के नेता नहीं रहे, सब कुछ बदल गया है। एक लंबे समय से इस तरह के संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि वसुंधरा राजे के लिए राजस्थान में बीजेपी में अब जगह नहीं है। जिस तरह से जेपी नड्डा आए स्टेज पर, वो प्रभारी के बाद बैठी और बोलने तक नहीं दिया गया, उसके बाद वो कहीं भी प्रदेश प्रभारी के साथ दिखी नहीं। एक तरह से साफ साफ संदेश है कि वसुंधरा के आगे सोचना शुरू कर दिया है राजस्थान में बीजेपी ने। अब वसुंधरा राजे चाहती हैं कि वही पुराना दौर उनका लौटे। अब करीब 2.5 साल है चुनाव में, एक बार फिर से उन्हें कमान दी जाए और वो निकले यहाँ से। लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो सियासी ड्रामा चला, उसमें वसुंधरा राजे की जो भूमिका संदिग्ध रही है उसे केंद्र नजरअंदाज नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ देखिए, वसुंधरा राजे एक बागी तेवर अपनाए हुए हैं। कृषि बिल को लेकर तमाम बीजेपी के विधायक और सांसद केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन उन्होंने आज तक ट्वीट भी नहीं किया, कल की सभा में भी कुछ नहीं बोला, जैसे नोटबंदी के मसले पर आज तक कुछ नहीं बोला। वो अब एक अलग मिजाज के लिए जानी जाती हैं और जिस तरह से तेवर अपनाए हुए हैं, इनके समर्थक कह रहे हैं कि वो हार मानने वाली नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बीजेपी में भी अब बहुत कुछ बदल गया है। मोदी, नड्डा और अमित शाह की तिकड़ी दबाव की राजनीति में झुकेगी ऐसा लगता नहीं है, जैसा पहले वो राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के समय कर चुकी हैं। अच्छा शरद, जो शक्ति प्रदर्शन और विधायक जुटाने वाली बात थी उसमें क्या हुआ? कहाँ दिखे विधायक? देखिए, इसके लिए तो एक तरह से साफ साफ संदेश है। उन्होंने विधायकों से कहा कि यह मेरी निजी यात्रा है और निजी घर का कार्यक्रम है, आपको आना होगा। विधायक गए, करीब करीब बताया जा रहा है 27 विधायक गए और 5 सांसद गए। 72 में से 27 गए, कोई बड़ी संख्या नहीं है। लेकिन जन्मदिन के मौके पर कोई विधायक आज विश करने के लिए, बधाई देने के लिए वहां पर नहीं है, इसके बदले विधानसभा में है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि साफ साफ संदेश है कि जिस तरह की राजनीति वो करना चाह रही थी बीजेपी में, वो इस तरह की राजनीति करके अब सफल नहीं हो पाएंगी। और एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से यूनुस खान के जरिए या उस समय के जो अपने मंत्री रहे हैं मलाईदार पदों पर, उन मंत्रियों के जरिए एक वहां मजमा लगाने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से भीड़ जुटी और भीड़ का रिस्पॉन्स रहा, कहा जा सकता है कि बीजेपी की राजनीति राजस्थान में वसुंधरा से आगे निकल चुकी है। ये थे जयपुर में आज तक रेडियो के रिपोर्टर शरद कुमार। आज तक रेडियो, आजतक.in/रेडियो, ये हमारा पता है। लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन
जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। और राजस्थान के बाद अब रुख करते हैं उत्तराखंड का। वहां पर भी बीजेपी में आंतरिक कलह परवान पर है। बात सीएम बदलने तक आन पहुंची है। त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उनके खिलाफ पार्टी में एक गुट ने मोर्चा खोला है। ये धड़ा उन्हें सीएम पद से हटाने की मांग लगातार करता रहा है काफ़ी समय से। पिछले दिनों जब पार्टी में कलह बढ़ा तो सेंट्रल लीडरशिप ने 2 केंद्रीय पर्यवेक्षकों को देहरादून भेजा। ये थे डॉक्टर रमन सिंह और दुष्यंत गौतम। इन्होंने देहरादून के पार्टी कोर कमेटी के सदस्यों की राय ली और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ में लंबी बातचीत की और फिर दिल्ली लौटकर अपनी रिपोर्ट बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी। और ख़ास बात यह है कि इसके बाद मुख्यमंत्री रावत को दिल्ली बुला लिया गया और माना यह जा रहा है कि बीजेपी उनका पत्ता साफ करने में लगी है। और ये ऐसे वक्त में है जब उत्तराखंड में अगले साल के शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। तो बीजेपी को सीएम क्यों बदलना पड़ सकता है, ये नौबत आई क्यों, ये पूछा मैंने उत्तराखंड में आज तक रेडियो के रिपोर्टर दिलीप सिंह राठौड़ से। देखिए, ये शुरुआत हुई जब एक मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ उत्तराखंड में, जब भाजपा ने चेहरा रखा त्रिवेंद्र सिंह रावत को। तभी से बहुत सारे ऐसे कद्दावर लोग थे जो पुराने समय से राजनीतिक माने जाते थे और कट्टर राजनीतिक माने जाते थे। उनको ये लगता था कि ये एक तरह से थोपा हुआ चेहरा है उनके ऊपर। लेकिन धीरे धीरे करके त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी पहचान बनाई और अपने आप को धीरे धीरे मजबूत करते चले गए राजनीतिक रूप में। और यही वजह रही कि जो बीच की जो खाई थी वो बढ़ती चली गई। ऐसे में अगर गौर से अगर हम इस बात को समझें, जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आप को स्टैब्लिश करना शुरू किया, उसी तरीके से धीरे धीरे जो विरोधी थे वो उनके जो स्वर थे वो मुखर होते चले गए। अब कुछ विधायकों का मानना ये था कि उनकी बातें उन्हीं के जिले के जो अधिकारी हैं वो सुनते नहीं हैं। एक तरीके से ये वन मैन शो होकर रह गया है। ऐसी ही शिकायतें मंत्रियों की रही थी और ऐसी शिकायतें उनके विधायकों की रही थी और यही वजह रही कि नाराजगी दिन पर दिन बढ़ती चली गई। अभी जिस समय बजट सत्र चल रहा था, बजट सत्र के दौरान बीच में ही बजट सत्र को खत्म करना पड़ा। चर्चा आमतौर पर होती है, बजट के बाद में चर्चा होती है, लेकिन उस चर्चा के बारे में सोचा ही नहीं है। बजट सत्र को बिल्कुल बंद करना पड़ा और सभी विधायकों, मंत्रियों और खुद मुख्यमंत्रियों को देहरादून आना पड़ा मजबूरीवश, क्योंकि भाजपा हाईकमान की तरफ से एडवाइजर भेजे गए डॉक्टर रमन सिंह और दुष्यंत कुमार, जो कि उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं। उनको साफ तौर पर इसलिए भेजा गया पर्यवेक्षक बनाकर कि वो वहां के हालात का जायजा लें और आखिर नाराजगी किस बात को लेकर है वो उस बात के बारे में करीब से समझें, जाने और आला कमान को अपनी रिपोर्ट सौंपें। और ऐसा ही हुआ भी लगातार। देखिए, एक अजीब सी सिचुएशन ये रही कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से सभी विधायकों को लैंड करवाया गया शहजादा हेलीपैड पर और धीरे धीरे कर उनको जो सेफ हाउस है वहां पर लाया गया और सभी से अलग अलग भी मुलाकात की, रमन सिंह ने भी और दुष्यंत कुमार ने भी। अच्छा दिलीप, बीजेपी त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर सकती है, तो सीएम की रेस में किन कद्दावर नेताओं के नाम आगे चल रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड में नेताओं की कमी नहीं है बिल्कुल भी, चाहे वो भाजपा के हों या कांग्रेस के हों। लेकिन भाजपा के नेताओं की अगर हम बात करें तो भाजपा में सबसे पहला जो नाम चल रहा था वो अजय भट्ट का चल रहा था। उसके बाद फिर अनिल बलूनी, जो कि केंद्रीय अध्यक्ष हैं मीडिया सलाहकार समिति के, जो दिल्ली में बैठते हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं, उनका नाम चल रहा था। इसके अलावा सतपाल महाराज का नाम चल रहा था और आज एक नया नाम शुरू हुआ है धन सिंह रावत का। गौर करने वाली बात यह है इसमें कि अजय भट्ट को ये माना जा रहा था कि वो बहुत सॉफ्ट और सौम्य सरल स्वभाव के हैं, इसलिए उनका नाम पहले भी आगे चल रहा था। और यही जो नाम है वो सतपाल महाराज का भी चल रहा था। लेकिन सतपाल महाराज का जो परिवेश है वो कांग्रेसी पृष्ठभूमि है, कांग्रेसी परिवेश है। भाजपा में वो आए जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि वो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, तो उनके नाम के बारे में बहुत ज्यादा सोचा नहीं गया। धन सिंह रावत का नाम सबसे ज्यादा आगे इसलिए चल रहा है क्योंकि देखिए वो कट्टर आरएसएस से हैं। 89 में, सन 1989 में वो आरएसएस से जुड़े थे और तब से लेकर अब तक वो पूरी तरह से आरएसएस में बिल्कुल रंगे हुए हैं पूरी तरीके से।
आरएसएस देखिए छोटे कद के जरूर है, लेकिन माना जाता है कि जितना उनका कद है उससे ज्यादा बड़ा कद उनका आरएसएस के अंदर है, चाहे वो नागपुर हो या फिर वो दिल्ली हो, दोनों ही जगह उनको एक अच्छा उचित सम्मान दिया जाता है। और जो जो एक सामान्य आदमी से उम्मीद करते हैं वैसे ही उनका परिवेश भी है। तो इसलिए धन सिंह रावत को ज्यादा अच्छे तरीके से माना जा रहा है कि अगर ये बदलाव होते हैं तो धन सिंह रावत को पहला नाम माना जा सकता है इसमें। ये थे उत्तराखंड में आज तक रेडियो के रिपोर्टर दिलीप सिंह राठौड़। जुलाई 2020 का महीना याद कीजिए। कोरोना महामारी अपने चरम पर थी। अनलॉक का दूसरा चरण शुरू ही हुआ था और लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण ने कुछ चैन की सांस ली थी। प्रदूषण वगैरह कम होने की खबरें आने लगी थीं और ऐसी खबरें सुर्खियों में भी थीं। और इसी महीने की 5 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण के लिहाज से एक और बड़ी मुहिम वृक्षारोपण मिशन 2020 की शुरुआत की थी। योजना थी कि प्रदेश में 75 जिलों में 25 करोड़ ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जो औषधि होंगे या फल देने वाले होंगे। करोड़ों का बजट सैंक्शन हुआ, अखबारों में फुल पेज विज्ञापन दिए गए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज 1 साल भी इस योजना को पूरा नहीं हुआ और खुलासा होने लगा है कि सिस्टम में बैठे भ्रष्ट अधिकारी इस तरह की योजनाओं को पलीता लगा चुके हैं। लाखों रुपए डकार गए हैं। कैग की रिपोर्ट ने 2017, 18 और 2019 के लिए वृक्षारोपण की योजनाओं में भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। इस रिपोर्ट में एक बड़ी मज़ेदार बात सामने आई है और आप सुनेंगे तो शायद आपको हंसी आ जाएगी, लेकिन आना नहीं चाहिए बल्कि गुस्सा आना चाहिए। तो हुआ ये कि पौधे लगाने के लिए जो गड्ढे करने थे या सामान की ढुलाई करनी थी, वो अधिकारियों ने जेसीबी और ट्रैक्टर की बजाय स्कूटर और मोटरसाइकिल से ही करवा डाला। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो ये और साथ में घोटाले के बारे में और विस्तार से हमने अपने लखनऊ में आज तक रेडियो रिपोर्टर शिवेंद्र श्रीवास्तव से पूछा, जिन्होंने इस खबर को फॉलो किया है। देखिए अमन, वाकई ये बड़ा हैरान करने वाला मामला है जिसमें ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। और ये हैरान करने वाला मामला उत्तर प्रदेश के एक नहीं कई जिलों का है, जहां पर जब वृक्षारोपण का सरकार ने एक बड़ा प्रोग्राम चलाया जिसमें कहा गया करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे और सारे डीएफओज जो कि वन विभाग के अधिकारी होते हैं उनके जरिए लगाए जाएंगे और वो लोग बाद में इसका बिल लेंगे। और ऐसे कई जिले थे जहां पर हजारों की संख्या में जो पेड़ थे लगाए जाने का दावा किया गया, क्योंकि सरकार चाहती थी कि हरियाली और तमाम जो वातावरण में शुद्धता है वो आए। और इसी की एक बड़ी ड्राइव शुरू की गई। उसके लिए पहले से प्रोक्योरमेंट किया गया, मशीनों का इंतजाम किया गया और गाड़ियां जो इन्वॉल्व करनी थी उन लोगों के उसके लिए निर्देश दिए गए। और इसी में जब जो है इन लोगों ने बिल लगाया बाद में, तो उसका ऑडिट हुआ। जो प्रधान महालेखाकार हैं उनकी तरफ से जो वो ऑडिट हुआ तो बड़ी हैरान करने वाली बातें सामने निकल करके आई। और उसमें पता चला कि बहुत सी जगहों पर खुदाई के लिए जहां जेसीबी मशीन का इस्तेमाल करना था वहां पर स्कूटर का नंबर दे दिया गया, जहां पर ट्रैक्टर इस्तेमाल होना था वहां मोटरसाइकिल का नंबर है। यानी जेसीबी मशीन जिससे गड्ढे खोद करके उसमें वृक्षारोपण किया जाना था, उसमें मशीन की जगह इस्तेमाल हुआ स्कूटर का नंबर, यानी स्कूटर का नंबर दिया गया है। इससे साफ होता है कि किस तरह से सिर्फ फर्जी बिल बनाने के लिए इस तरह की हरकत की गई। और ये बिल बना करके लाखों रुपए का भुगतान भी लिया गया। अलग अलग जिलों में लाखों की संख्या में पौधे लगने थे क्योंकि बड़ी ड्राइव थी। तो ऐसी जांच में पाया गया कि अब तक 662 बिल ऐसे हैं जिनमें इस तरह के फर्जी नंबर्स डाले गए गाड़ियों के, जो कि वाकई में मोटरसाइकिल और स्कूटर और मोपेड के हैं, जबकि ये होने चाहिए थे जेसीबी के, ट्रैक्टर के या उन बड़ी गाड़ियों के जिससे सिंचाई की जानी थी, खुदाई की जानी थी, सामान की ढुलाई की जानी थी। ये न होने के बजाय स्कूटर और मोटरसाइकिल निकले, तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। तो शिवेंद्र, कौन लोग इस घोटाले की साजिश के पीछे हैं और इस खुलासे के बाद जांच या कार्रवाई के लिए प्रशासन किस तरह से संज्ञान ले रहा है या लेने की तैयारी है? अभी तक की जांच हुई है जिससे पता चलता है कि कौन कौन लोग शामिल थे इसमें। तो अभी 18 जिलों के, जिसमें महोबा, लखनऊ जैसे बड़े जिले हैं जिनमें बड़ी संख्या में वृक्षारोपण हुआ था, उन जगहों के डीएफओज पर जांच की आंच आ रही है। और पाया गया है कि इन लोगों की तरफ से लापरवाही कह लीजिए या भ्रष्टाचार कह लीजिए, ये किया गया और उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसमें एक और अमन हैरान करने वाली बात है कि अगर इस तरह का घोटाला किया गया कि गाड़ियां जो इस्तेमाल की गई
वो एक्चुअल में इस्तेमाल ही नहीं हुई, उनकी जगह पे फर्जी नंबर डाले गए। तो इसका मतलब साफ है, जो करोड़ों पौधे लगाए जाने की बात हो रही थी उसमें भी धांधली की गई होगी, क्योंकि कोई गिनने नहीं गया, अलग से नहीं गिनने गया। जो अधिकारियों ने ही डाटा दिया सरकार को, वही सरकार ने बता दिया। तो जिलों में असलियत में उतने पौधे लगे कि नहीं लगे, और लगे अगर कहीं ज़्यादा पौधे लगे हैं तो उनकी संख्या क्या है, क्या वही वाकई असली संख्या है, ये सब बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो अब जब जांच चल रही है तो महालेखाकार की रिपोर्ट के बाद ये अधिकारियों पर तो गाज गिरेगी ही गिरेगी, लेकिन साथ में ये भी तय है कि आने वाले दिनों में साफ तौर पर इस चीज़ की भी जांच की जाएगी, आखिरकार जितने पौधों का दावा किया गया सरकार की तरफ से, क्या अधिकारियों ने उसमें कोई घोटाला किया, क्या उनके नंबर्स में फजिंग की, या फिर उन जितने पौधे लगाए उतने एक्चुअल में खरीदे ही नहीं गए या दिखाए सिर्फ कागजों पे। तो बहुत सारे इसके पहलू हैं जिनकी जांच होनी अभी बहुत ज़रूरी है। और इसी के चलते सरकार अब शुरुआती जानकारी आने के बाद, ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद सख्त हो रही है। और इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से सख्त निर्देश है कि अगर अधिकारियों की जानबूझकर की गई बदमाशी हुई, इसमें अपराध में शामिल हुए, भ्रष्टाचार किया गया है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी मुकदमा दर्ज होने के साथ साथ सरकार उनके खिलाफ विभागीय जांच के बाद प्रशासनिक एक्शन भी लेगी। ये थे लखनऊ में आज तक रेडियो के रिपोर्टर शिवेंद्र श्रीवास्तव। तो देखिए, कल ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि देश में दूसरा सबसे प्रदूषित राज्य उत्तर प्रदेश है। अब राज्य में जब पेड़ लगाने की योजनाएं बनेंगी और उसमें इस तरह भ्रष्टाचार होगा तो ऐसी स्थिति तो बननी तय है ही। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो इन दिनों ब्रिटेन का शाही परिवार एक बार फिर से सुर्खियों में है, और इस बार की वजह है कि प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्केल का अमेरिका के मशहूर टीवी होस्ट ओपरा विनफ्रे को दिया एक इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में मेगन मार्केल ने शाही परिवार पर कई ऐसे आरोप लगाए हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। ये आरोप इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ II के पोते हैरी और उनकी पत्नी मेगन ने पिछले साल ही फ्रंटलाइन रॉयल ड्यूटी छोड़ दी थी और अब वो कैलिफोर्निया में रह रहे हैं एक आम नागरिक की तरह। पिछले साल जनवरी में दोनों ने ही ड्यूक ऑफ ससेक्स और डचेस ऑफ ससेक्स की शाही उपाधि छोड़ने का भी ऐलान किया था। तो इस ताज़ा इंटरव्यू में कौन कौन से दावे किए गए हैं, ये पूछा हमने अपने सहयोगी जमशेद कमर सिद्दीकी से। महारानी एलिजाबेथ के पोते प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल ने अमेरिकी न्यूज़ चैनल CBS पर प्रसारित इस मशहूर इंटरव्यू में कई ऐसी बातें कही हैं जो शाही परिवार की छवि को धूमिल कर सकती हैं, क्योंकि इन आरोपों में शाही परिवार के रंगभेदी होने तक की बात कही गई है। मेगन ने इस इंटरव्यू में ओपेरा को बताया कि जब वो पहली बार महारानी से मिलने जा रही थीं तो वो विंडसर कैसल में थीं। उस वक्त उनके पति के भाई यानी हैरी ने उनसे पूछा कि क्या आपको महारानी से मिलने वाली औपचारिकताओं के बारे में जानकारी है। मेगन ने कहा कि ये उनके लिए चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि किसी प्राइवेट मुलाकात में भी औपचारिकता पूरी की जाती हो ये उन्हें नहीं पता था। इसी इंटरव्यू में मेगन ने बताया कि शाही परिवार उनके बेटे आर्ची को प्रिंस नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि उसके जन्म से पहले उन्हें डर था कि कहीं उसका रंग काला ना हो। उन्होंने कहा कि आर्ची की पैदाइश से पहले रॉयल फैमिली ने प्रिंस हैरी को बुलाया और इस बारे में चर्चा की थी। ये एहसास उनके लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ी उपाधि माँ है, लेकिन ये कि हमारे बेटे के पास कोई सुरक्षा नहीं है। साथ ही वो शाही परिवार का पहला गैर गोरा पोता है, लेकिन उसे वो जगह नहीं दी गई जो उस परिवार के बाकी नाती पोतों को दी जाती है। मेगन ने इल्जाम लगाया कि जिन नियमों के तहत उनके बेटे को प्रिंस या प्रिंसेस की उपाधि मिलती, वो नियम बदल दिए गए थे जब वो प्रेग्नेंट थी। हालांकि इंटरव्यू लेने वाली ओपेरा ने इस दौरान मेगन से कई बार पूछा कि रंग को लेकर चिंताएं किसने जाहिर की थीं, लेकिन मेगन ने कोई नाम न लेते हुए कहा कि मुझे लगता है कि ये बताना उनकी साख को ज्यादा धूमिल कर देगा। अच्छा जमशेद, इस इंटरव्यू में मेगन ने आत्महत्या करने के ख्याल के बारे में बात की है और जाहिर तौर पर इसे गंभीरता से लिया जाना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा है कि राजघराने का माहौल जो था वो काफ़ी उदास करने वाला है। तो क्या है इसकी वजह? क्या राजघराने के नियम ऐसे हैं? कुछ उन नियमों के बारे में बताइए। बिल्कुल, राजघराने के नियम इसकी वजह हो सकते हैं। देखिए, ब्रिटिश रॉयल फैमिली का सदस्य होने का मतलब सिर्फ शान शौकत और ऐशो आराम नहीं है। इसके लिए कई तरह की कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। तमाम ऐसे नियम हैं जो लोगों को सुनने में अजीब व गरीब लगेंगे, लेकिन सदस्यों के लिए उन नियमों की इज्जत करना कानून है। मसलन रॉयल फैमिली के सदस्यों के लिए कैजुअल ड्रेस में दिखना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
और ये नियम सभी सदस्यों के लिए है, यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी। यानी शॉर्ट्स, पैजामा और टी शर्ट पहनकर आप सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं। बाहर निकलने के लिए आपको सूट पहनना अनिवार्य है। एक और नियम यह है कि राजघराने के सदस्य महारानी के सोने से पहले बिस्तर पर नहीं जा सकते। जब तक वो बिस्तर पर नहीं जाती तब तक बाकी लोगों के लिए भी सोने के लिए जाना नियमों के विरुद्ध है। और इसमें मजेदार बात यह है कि महारानी की उम्र 92 साल है और उन्हें देर से सोने की आदत है। तो ऐसे और भी नियम है, जैसे परिवार के सदस्यों को लहसुन खाना मना है, चावल, आलू और पास्ता के लिए भी कुछ इसी तरह के नियम है। अगर आप महारानी के साथ चल रहे हैं और महारानी ने ताज पहन रखा है तो आपको उनके पीछे ही चलना होगा। यहाँ तक कि अगर आप उनके साथ किसी डिनर या लंच में हैं तो आपको खाना इस हिसाब से खाना होगा कि महारानी के खाना खत्म होने तक आपका खाना भी खत्म हो जाए, क्योंकि महारानी का प्लेट में चम्मच और कांटा क्रॉस करके रखते ही आपका खाना भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा भी कई तरह के अजीबोगरीब नियम हैं, जैसे कि राजघराने के सदस्य ना तो वोट दे सकते हैं और ना ही किसी सियासी पार्टी के बारे में अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। किसी पार्टी में शामिल होना या पद ग्रहण करने का तो आप सवाल भी नहीं उठता। तो बहुत मुमकिन है कि ये नियम उस उदासी का सबब हों जिसके बारे में मेगन ने ओपरा विनफ्रे से अपनी बातचीत में जिक्र किया है। बहरहाल फिलहाल ब्रिटिश शाही परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि इन आरोपों के जवाब में ब्रिटिश शाही परिवार क्या प्रतिक्रिया देगा। ये थे हमारे सहयोगी जमशेद कमर सिद्दीकी। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। तो इसी के साथ अब आपसे दिन भर में विदा लेने का वक्त हो गया है। ये दिन भर आपको कैसा लगता है, इस बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल कर सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम आपके लिए डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट लेकर आते हैं, सुबह आज का दिन और शाम को दिन भर। ये कार्यक्रम आप आज तक रेडियो के मोबाइल एप्लीकेशन, आज तक की वेबसाइट के अलावा तमाम ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। इनके लिए फीडबैक आप हमें ईमेल के अलावा आज तक रेडियो के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी दे सकते हैं, तो वहाँ पर भी जुड़िए हमारे साथ। अगर आप वहाँ जुड़ेंगे तो आपको हर पॉडकास्ट का अपडेट समय से मिलता रहेगा। मेरा नाम है अमन गुप्ता। इस प्रोग्राम की साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। अब इजाज़त चाहूँगा आपसे। नमस्कार। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।